तो भारत जोड़ो से पहले टुकड़े टुकड़े कांग्रेस, भारत जोड़ो से पहले, भारत जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है ना, भारत जोड़ो यात्रा, उससे पहले टुकड़े टुकड़े कांग्रेस। भाई सोचिए ना, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा कि कांग्रेस से हाथ छुड़ाने वाले नेताओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। सोचिए, आज गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। समझिए इस चीज को। अभी सिर्फ 11 दिन पहले देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, अभी 11 दिन पहले, सिर्फ 11 दिन पहले 15 अगस्त को जब कांग्रेस ने दिल्ली में आजादी गौरव यात्रा निकाली थी, तो राहुल जी और प्रियंका जी के साथ गुलाम नबी आजाद भी शामिल हुए थे काले कपड़े पहनकर। ये देखिए आप, और 11 दिन में इस्तीफा आ गया। ये 15 अगस्त से 26 अगस्त क्या बदल गया? 11 दिन के अंदर अंदर 15 अगस्त को गुलाम नबी आजाद शामिल हुए, काले कपड़े पहनकर काला दिवस मनाया। और 15 अगस्त की तस्वीर है, काला दिवस नहीं बनाए थे ये। और उसके बाद 26 अगस्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 दिन बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से हाथ छुड़ा लिया। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर 10 बेहद गंभीर आरोप लगाए। आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म कर दिया, कांग्रेस अभी भी रिमोट कंट्रोल से चल रही है, राहुल गांधी के पीए सुरक्षा कर्मी फैसले ले रहे हैं। सीधे सीधे हमला राहुल गांधी पर। सोनिया गांधी नाम मात्र की अध्यक्ष है, नाम मात्र की अध्यक्ष है। सभी वरिष्ठ अनुभवी नेता हाशिए पर हैं। अध्यादेश फाड़ना राहुल गांधी का बचकाना व्यवहार, और कांग्रेस में लड़ने की इच्छा शक्ति और ताकत जो है वो खत्म है। इसके अलावा G23 के नेताओं को अपमानित किया गया, ये लिखा। और आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ऐसी स्थिति में है जहां से वापसी अब संभव नहीं है, कांग्रेस में किसी स्तर पर चुनाव नहीं हुए। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा, एक और चीज उन्होंने कही कि पार्टी के शीर्ष पर एक ऐसा आदमी थोपा गया जो गंभीर नहीं है, पार्टी के अहम फैसले चाटुकार मंडली ले रही है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ, अच्छा ये सारे चेहरे भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन सारे चेहरों को गौर से देखिएगा। ये सारे चेहरे जिन्होंने, लिस्ट बहुत लंबी है, देखिए इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, हिमंत बिस्वा शर्मा, जयवीर शेरगिल, अश्विनी कुमार, हार्दिक पटेल, RPN सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, अश्विनी कुमार, हिमंत बिस्वा शर्मा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी जयवीर शेरगिल, अश्विनी कुमार, रीता बहुगुणा जोशी, RPN सिंह, अमरिंदर सिंह, टॉम वडकन, PC चाको। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है। तमाम, नारायण राणे, ये सारे नेताओं ने, क्यों हम टुकड़े टुकड़े कांग्रेस लिखना पड़ रहा है आज, ये टुकड़े टुकड़े कांग्रेस वाली स्थिति है। ये सारे चेहरे देखिए, ये सारे चेहरे, सबने कहीं ना कहीं पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को जिम्मेदार बताया और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से पार्टी नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। अब राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए गए हैं गुलाम नबी आजाद की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी पार्टी छोड़कर जाने वाले बड़े नेताओं के लिए क्या कहते हैं, इन सबके लिए वो भी एक बार आपको सुन लेना चाहिए। सुना दीजिए एक बार। अब बहुत सारे लोग डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, मुझे मारे उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, RSS की ओर जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा था भागो यहां से, अब ये सारे भाग गए हैं। लिस्ट देखिए आप कितनी लंबी है, सारे छोड़कर चले गए हैं। अब मजाक में बीजेपी कहती है कि 4 बच गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 4 हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, 4 बच गए, सिर्फ परिवार बचेगा। ये बीजेपी आरोप लगाती है कि फैमिली फर्स्ट है, पार्टी फर्स्ट नहीं है। बीजेपी कहती है हमारे यहाँ पार्टी परिवार है, लेकिन कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। ये कांग्रेस छोड़कर जाने वालों के लिए राहुल गांधी के विचार हमने आपको दिखाए। अब आपको वो बयान भी सुनना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद के लिए दिया था। इस वक्त राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई का था और प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी, जिसका जिक्र भी पवन खेड़ा की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि रिमोट जो है वो किसके हाथ में है, गुलाम नबी आजाद का, वो सबको पता है। सुना देते हैं एक बार। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं।
देखिए, गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस और बीजेपी का फर्क भी, इस चीज को समझिए, इस ग्राफिक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्क साफ है। अब हो ये रहा है कि अब आपको एक और आंकड़ा मैं दिखाने जा रहा हूं, इस आंकड़े को देखिए, समझिए और भारत का भविष्य और आने वाली सियासत के मायने को समझिए। कांग्रेस बीजेपी में एक और फर्क ये दिखाई देगा, ये आंकड़ा 2021 तक का, सितंबर 2021 तक का, अब ये बढ़ गया। सुनिए, 2014 से 2021 तक एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि इन चुनावों में 222 उम्मीदवार और 177 एमपीज एमएलए, कुल मिलाकर 399 नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। 222 उम्मीदवार, 177 एमपी एमएलए, कुल 399 नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं 2014 से 2021। ये बहुत बढ़ गया होगा वैसे, 450-500 तक पहुंच चुका होगा। ये जो मेरे पास फिगर्स है ऑथेंटिक एडीआर की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से 2021 तक, 2014 से 2021 399 कांग्रेस छोड़कर चले गए। यहां देखिए, 253 उम्मीदवार बीजेपी में आए, 173 एमपीज एमएलएज बीजेपी में आए, 426 बीजेपी में आए, 399 छोड़कर चले गए, 426 बीजेपी में आए हैं। ये फर्क आपको बताने के लिए जरूरी था। बहस की शुरुआत करें उससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी एक बार स्टेटमेंट सुन लेते हैं। उन्होंने पहले जो कहा था और अब जो कह रहे हैं आजाद के इस्तीफे के बाद, एक बार सुन लेते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। गुलाम नबी आजाद लेटर and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. The problem is in the Congress party is that everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. Some time will come, only Gandhis will remain, all other will dissolve. तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, राधिका खेड़ा आपको नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अजय आलोक जी हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं ये वाली स्टेटमेंट को लेकर जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। जी, राहुल गांधी वरदान है आप लोगों के लिए? जी देखिए, चूंकि हेमंत शर्मा जो है, हिमंता बिस्वा शर्मा स्वयं कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में असम के मंत्री रहे और राहुल गांधी के साथ उनका इंटरेक्शन रहा और राहुल गांधी की परफॉर्मेंस का विश्लेषण आपने स्वयं किया, गुलाम नबी आजाद के पत्र ने किया, विविध कांग्रेसी जो कांग्रेस छोड़कर गए उन्होंने किया, सामान्य जो राजनीतिक विश्लेषक वो करते हैं। और इन सारी चीजों में यह तो सब एक बात कहते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में जो 49 चुनाव हुए उसमें से 39 हार गए। श्रीमान राहुल गांधी के व्यवहार के कारण जो है बहुत सारे कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। जो प्रबल नेता थे, जो 5 दशकों का नेता रहा हो, जिसने ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्य किया हो, जिनकी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमान राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास रहा हो, अगर वह राहुल गांधी पे अविश्वास व्यक्त करता है तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या निकलता है? यही निकलता है कि निश्चित तौर पर श्रीमान राहुल गांधी की अपरिपक्वता जो है उसके कारण कांग्रेस डूब रही है और कांग्रेस डूबने का फायदा, एक राष्ट्रीय दल डूबेगा तो दूसरे राष्ट्रीय दल को उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर होगा। एक और आरोप है, फिर मैं राधिका खेड़ा का कमेंट लूंगा। आरोप ये भी कि रिमोट कंट्रोल का जिक्र किया आजाद जी ने चिट्ठी में, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। एक और आरोप लगा कि वो मोदीफाइड हो गए हैं, तो गुलाम नबी आजाद मोदीफाइड हो गए। ये 2 आरोप लगे थे आज दिन भर में। मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेता हूं, भाई आप लोग हैं, इसके पीछे भी आप हैं? जी नहीं, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यदि कांग्रेसियों को निष्ठा प्रकट होती है, जो 5 दशक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब राजनीति में प्रवेश भी नहीं किए थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजनीति के क्षेत्र में 1980 के दशक में आए हैं और श्रीमान गुलाम नबी आजाद 1981 में केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हो गए थे। अगर उसके बाद वो मोदी के नेतृत्व से चमत्कृत हैं तो निश्चित तौर पर ये मोदी के लिए तो अभिनंदनीय है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी के लिए आत्मावलोकन करने की स्थिति है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। राधिका खेड़ा बता सकते हैं। राधिका खेड़ा, क्या रीजन है इसके पीछे? जो चिट्ठी है वो तो सबने पढ़ी 5 पन्नों की,
आप पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता, आप बेहतर बता सकती हैं, नेता हैं, आप बता सकती हैं क्या रीज़न है, क्यों सारे छोड़ रहे हैं? और गुलाम नबी आज़ाद भी ब्लेम कर रहे हैं राहुल गांधी को और परिवार को। राधिका जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ, जो ये चिट्ठी है, ये जो आपने वीडियो चलाया था जिसमें प्रधानमंत्री जी के आंसू थे, ये उन आंसुओं का थैंक यू लेटर है। और ये एक और संदेश है उनको कि जी मेरे घर ईडी सीबीआई मत भेजिएगा। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। बहुत तरीके से उन्होंने धन्यवाद किया, और वो धन्यवाद क्या, उनका वो फेवर वापस लौटाया है। क्योंकि उन्होंने, मैं अब गिनवाती हूँ, यहाँ पे बहुत चर्चा हो रही है कि इतने पुराने नेता हैं। बिल्कुल, बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, और मैं बहुत सम्मान भी करती आई हूँ आजाद साहब का। उनका करियर 41 इयर्स का, 1980 से लेकर 2021 तक वो मंत्रालय उनके पास रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, 24 साल तक वो मंत्री रहे। 24 साल जिन्होंने मंत्री रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर। 5 साल वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 35 साल वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। 7 साल से, पिछले 7 साल से वो राज्यसभा में जब थे, तब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा में। तब उनको कोई कमी नहीं दिखी। जब तक वो कोर ग्रुप में थे, सारे डिसीजन ले रहे थे, सब चंगा सी, सब कुछ बढ़िया था। आज जब उनकी राज्यसभा रिन्यू नहीं होती है, आज जब दोबारा राज्यसभा नहीं मिलती है, तो बहुत दुख होने लग गया। क्या वो 1 साल, 2 साल, 3 साल कांग्रेस को वापस खड़ा करने में नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? उनका जो इतना बड़ा पुराना उनका जो एक्सपीरियंस है, वो क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, कि ऐसे चिट्ठी लिखने के लिए? वो क्या आगे की पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि जो माँ, मैं मानती हूँ हमारी जो पार्टी होती है, क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़ते हैं, वो हमारी माँ होती है, हमारा संगठन हमारी माँ होती है। और जो लोग पार्टी बदल बदल के जाते हैं, वो तो अपनी माँ के ही नहीं होते। तो जो माँ ने उनको बड़ा किया, पाला पोसा, गुलाम नबी आजाद बनाया, गुलाम नबी आजाद जी को ये अस्तित्व दिया, आज जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने सब बच्चों की, तो वो छोड़ के चले गए। सब भूल गए इतने साल। आपने मुझे एक चीज बताई, मुख्यमंत्री वही आजाद साहब है ना, जो कभी चुनाव नहीं जीत पाते थे, तो पार्टी उनको महाराष्ट्र से चुनाव लड़वाती थी और जिताती थी। चुनाव हारने के बावजूद मुझे बताया उनको कि मुख्यमंत्री बनाया, पद की लालसा, उसके बाद भी हमने उनको राज्यसभा भेजा। आपने मुझे बताया, पार्टी को क्या दिया? आपने मुझे बताया, एक थी, आपको याद है ना अमन जी, एक चिट्ठी लिखी गई थी तब, ये सो कॉल्ड G23 वालों की तरफ से, जो मीडिया को दे दी गई थी। अगर आपके, अमन जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपके घर में कोई इशू होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्या आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देंगे और कहेंगे मेरे घर में ये तकलीफ हो रही है, कोई बाहर वाला आए और इसका हल बताए? क्या आप अपने घर में ही उस चीज को सोल्यूशन करेंगे? इन्होंने तो तभी एक चिट्ठी सार्वजनिक कर दी थी, और आज जब सोनिया जी अपने इलाज के लिए गई हुई हैं, तब एक और चिट्ठी मीडिया को भेज दी जाती है। ये अपना परिवार मानते हैं कांग्रेस को। ऐसे परिवार के सदस्य, और सबसे बात जो परिवार के बुजुर्ग सदस्य है, वो ऐसे ये सिखा रहे हैं अगली पीढ़ी को। नहीं, लेकिन राधिका जी, उनकी चिट्ठी आपने भी पढ़ी होगी। उनका जो पॉइंट है, उनको परिवार से, पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, परिवार से है। वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी ने तो मुझे इतना दिया। उनकी पूरी चिट्ठी 5 पन्नों की है। ये जो उन्होंने बताया, उन्होंने सब कुछ दिया पार्टी ने। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष पर एक ऐसा आदमी थोपा गया जो गंभीर नहीं है। पार्टी के अहम फैसले अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली, हाँ मैं एक बार पढ़ देता हूं। पार्टी के अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली ले रही है। अनुभव नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। पार्टी चलाने के लिए एक और कठपुतली की तलाश हो रही है। तो मेरा मर्म यह है सवाल का, राधिका जी, कि उनको पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, उनका मर्म यह, मुझे परिवार से प्रॉब्लम है। पार्टी परिवार थोड़ी ना है। अच्छा, परिवार से तो उनको तब तकलीफ नहीं हुई थी जब इंदिरा जी ने उनको महाराष्ट्र से चुनाव लड़वा के जितवाया था। जब इंदिरा जी ने उनको अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया, राजीव जी ने, उनके पुत्र ने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया, तब तो तकलीफ नहीं थी। जब सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के शाइनिंग इंडिया को बिल्कुल शाइनी हटा दिया था और हमने सरकार बनाई थी, तब तो ये 2 बार आपकी सही है, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। बस एक चीज जो कोई भी शायद समझ सकता है, कोई भी बेसिक आदमी जो पॉलिटिक्स नहीं समझता, सोनिया जी, राधिका जी, परिवार बहुत अच्छा था। बिल्कुल सही है। राहुल जी ने उनको या कांग्रेस पार्टी ने उनको दोबारा राज्यसभा नहीं मिला, तो उनको इस परिवार से तकलीफ होनी शुरू हो गई। राधिका जी, आपकी सारी बातें सही हैं, बस एक चीज जो पॉलिटिक्स नहीं समझता वो भी ये समझ जाएगा। राधिका जी, कहते मैं नहीं करूंगा LOP, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मुझे तकलीफ है, क्यों नहीं छोड़े? राधिका खेड़ा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
मगर अगर एक शख्स से या एक परिवार से सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो सब में प्रॉब्लम है या परिवार में प्रॉब्लम है? आपने बोला इन्होंने पद की लालसा में छोड़ा, गुलाम नबी आजाद ने पद की लालसा में छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पद की लालसा में छोड़ा, कपिल सिब्बल ने पद की लालसा में छोड़ा, जितेंद्र प्रसाद ने पद की लालसा में छोड़ा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जयवीर शेरगिल ने, अश्विनी कुमार ने, रीता बहुगुणा जोशी ने, आरपीएन सिंह ने, अमरिंदर सिंह ने, टॉम वडक्कन ने, पीसी चाकू ने, बहुत लंबी लिस्ट है। क्या सबने पद की लालसा में छोड़ा? मेरा सवाल ये, एक और बस सवाल, उसके बाद मैं अजय आलोक और अनुराग आऊंगा। मेरा सवाल इसलिए आपसे, एक मिनट, मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल है राधिका जी, मेरा एक मूल सवाल ले रहा हूं मैं आपसे, मेरा एक सवाल है, सवाल ये, मेरा एक सवाल है आपसे राधिका जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं नहीं बना हो राधिका जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, पार्टी बड़ी या परिवार? राधिका जी, पार्टी बड़ी या परिवार? फैमिली फर्स्ट या पार्टी फर्स्ट? अच्छा, ऑडियो चला गया। अजय आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इसलिए, अजय आलोक पहले आप, पार्टी जरूरी या परिवार? मतलब पुत्र मोह में पार्टी डूब रही है, ये किसी को दिख नहीं रहा, इतने सारे नेता गलत हैं और वो सही है, सब गलत है। अजय आलोक। अमन जी देखिए, आपकी ये डिबेट में अक्सर ऑडियो जाएगा, इसको आप मान के चलिए, अक्सर रहे ऑडियो चला जाएगा। जनमन गया होगा भैया, पता नहीं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, देखिए कांग्रेस हाथी है, नहीं कांग्रेस हाथी है, हाथी मर के भी 9 लाख का होता है, इसलिए कांग्रेस की कीमत तो कभी नहीं कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाथी को कंट्रोल करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है महावत। जिस हाथी के ऊपर महावत ढंग का नहीं हो तो वो हाथी कभी जंगली हो जाता है, कभी काम नहीं करेगा, कभी बैठ जाएगा, कभी उठेगा ही नहीं। तो महावत, ट्रेंड महावत होना बहुत जरूरी है। और ये हम लोग सबको ही जान रहे हैं कि कांग्रेस के महावत बिल्कुल, मतलब विपक्ष के हिसाब से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखिए, तो जैसे कहा कि वरदान है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, तो वरदान ही है, लेकिन देश के विपक्ष के लिए कहीं से कारगर नहीं है। दूसरी बात, गुलाम नबी साहब के बात बोलूँगा कि बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, 41 साल का करियर रहा, लेकिन छोड़ के गए। तो एक कहावत, एक शेर है, अपनों के बीच, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, और जब मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। तो ये बगावत उन्होंने की तो उसके पीछे एक मकसद था, मकसद बड़ा साफ है। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का अस्तित्व साफ हो रहा है, और जैसे महावत है, उस महावत के साथ अगर नए परिसीमन में कांग्रेस चुनाव में उतरती है तो कुछ नहीं बचेगा कांग्रेस पार्टी का, ठीकरा फोड़ा जाएगा गुलाम नबी आज़ाद पे। इसलिए जब पहले दिन उनको चुनाव प्रबंधन समिति का इंचार्ज बनाया गया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसी दिन पटकथा ड्रॉ कर दी गई थी। मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गुलाम नबी आज़ाद जाएं या रहें, वो 41 साल की बात नहीं है, बात है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में वो फिट नहीं बैठते हैं, ये उनके नेतृत्व का निर्णय है। और गुलाम नबी साहब अपने जीवन में अपने राज्य को कुछ देना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं भी, 10 वर्षों का शायद राजनीतिक जीवन है उनका, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। इसको एकदम ऑब्जेक्टिवली देखिए, इसमें किसी की क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वर्तमान महावत से निराश होकर, ये जो जितने आपने फोटो लगाए हुए हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, ये वर्तमान महावत से निराश, उम्मीद छोड़ के ये लोग पार्टी से उड़ के अपना रास्ता उन्होंने पकड़ा, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, उनकी आशाएं हैं। अब कोई सुनेगा ही नहीं, जब चार ही के बीच में पार्टी चलनी है तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग चाटिकारिता करें। ठीक है, मैं राधिका, अब मैं ऑडियो आपके पास आ रहा होगा। मेरा सवाल है, एक सीधा सवाल, पार्टी जरूरी या परिवार? फैमिली फर्स्ट या पार्टी फर्स्ट? पहले कौन, पार्टी या परिवार? राधिका जी। फिर ऑडियो नहीं जा रहा है पीछे, आप उनका ऑडियो दोबारा जैसे मैंने कहा, अगर हाँ जा रहा है, प्लीज बोलिए। प्रॉब्लम आती है तो क्या किया जाता है? बगावत करी जाती है कि बैठ के उसका सोल्यूशन लगाया जाता है? जब मैं आपसे बात कर रही थी और लाइन कट हो गई थी तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये लोग जो छोड़ के गए हैं, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के ऊपर बहुत बड़ा हल्ला बोल करते हैं, लाल किले से करते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यहां से लेकर गए, वो तो 3 परिवार के मेंबर वहां, एक राज्यसभा, एक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, एक मध्य प्रदेश में मंत्री, और ये तो अब सेंटर में मिनिस्टर। एक परिवार नहीं है।
जो हमारे यहाँ के सबको लेकर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकर जाइए, क्योंकि जो हमारे नहीं हुए वो इतने सालों के बाद सब कुछ मिलने के बाद इनको क्या लगता है इनके हो जाएंगे। उनको जब मौका मिलेगा, जब बीजेपी का बुरा वक्त आएगा तो वो बीजेपी को छोड़ के भागेंगे। वो शिप होती है ना, जब डूबने लगती तो सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं। मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कहूंगी, अगर आप पार्टी को अपना परिवार मानते हैं, अगर पार्टी को आप कहते हैं कि इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, और आजाद साहब ने कहा मैं निस्वार्थ ये बात कह रहा हूं, कैसा निस्वार्थ है भाई? स्वार्थ ही तो है। आपको राज्यसभा नहीं मिली तो आपने चिट्ठी लिख दी। अगर आपको स्वार्थ नहीं था तो बैठते सोनिया जी से बात करते। क्या ऐसा हुआ है कभी कि सोनिया जी उनसे ना मिली हो, उनसे बात ना करी, उनसे चर्चा नहीं करी? उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो दुख किस बात का है? जो वो चाहते हैं वो हर बार होता है। सब कुछ दिया, इंदिरा जी से लेकर आज तक सब कुछ मिला। एक बार राज्यसभा नहीं मिली तो इतना लंबा चिट्ठी, ये चिट्ठी लिख देते जब राज्यसभा में एलओपी। लेकिन एक सवाल अभी भी नहीं समझ में आ रहा राधिका जी, उनके सारे सवाल जो हैं उन पर नहीं बात होनी चाहिए, उन पर तोहमत लगाने के बजाय जो उन्होंने सवाल उठाए, अगर उस पर कांग्रेस पार्टी बात करे तो शायद आगे इस्तीफे ना हो। उन्होंने जो कहा 2014 से 2022 के बीच 49 में से 39 विधानसभा चुनाव हारी, 49 में से 39 चुनाव हारी। उन्होंने सवाल उठाया, इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली पार्टी चला रही है, इस पर बात होनी चाहिए। कौन है भैया अनुभवहीन? उन पर तोहमत लगाने के बजाय अगर आप पार्टी, आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरा वो सवाल है, एक मिनट मैं राधिका जी एक सवाल ले रहा हूं, ये सारी चीजें नहीं, मैं सवाल ले रहा हूं। पार्टी जरूरी या परिवार? पहले क्या है, पहले पार्टी या पहले परिवार? फिर मैंने आपको कहा कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और पार्टी परिवार की तरह ही चलती है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है जो इस समय किसके लिए लड़ रही है। भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, हम उस बात से लड़ रहे हैं जो यहाँ पे खरीद फरोश करके सरकारें गिराई जाती हैं। आप चुन के नहीं आते तो आप सरकार गिरा देते हैं। आप लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई लगाते हैं। वहां पे फ्लो टेस्ट हो रहा था बिहार का, उसी वक्त ईडी सीबीआई वहां पे पहुंच जाती है। सवाल ये है कि जब देश को जोड़ने की, और इस समय जब देश को, अमन जी 30 सेकंड लूंगी, जब देश को बहुत जरूरी था, जब देश में चर्चा होनी चाहिए कि बिल्किस बानो का बलात्कारी उसके बेटी के हत्यारे क्यों खुले छोड़ दिए गए हैं, तब इस समय पे आजाद साहब आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं खड़े हो रहे? इस समय देश को जोड़ने का समय है। इस समय वो कश्मीरी पंडित जो 100 दिनों से बैठे रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दीजिए, उनकी आवाज बनने की जगह, साथ मिलकर चलने की जगह वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? वो हित है पार्टी का, पार्टी को इस समय तोड़ना और इस समय की चीजें लिखना। अगर सच में वो पार्टी की हितैषी है और जो लोग भी छोड़ के गए हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि पार्टी को वापस खड़ा किया जाए? चाहे सिंधिया साहब हो, जितिन प्रसाद जी हो, सबके पास एक्सेस था, सबके सब राहुल जी से, सोनिया जी से, सबसे मिल सकते आप अभी भी नहीं समझ कभी बैठ के चर्चा, उन्होंने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा, कितने कार्यकर्ता जोड़े? जी सवाल ये है कि अगर नेता में अविश्वास है, नेता के मेरिट में अविश्वास है, नेता की उपलब्धि में अविश्वास है, उनके काम को लेकर विश्वास है, सारे नेताओं को कोई मेरिट की बात होती है तो कोई एक मेरिट जो कहते हैं भाई राहुल गांधी जी का क्या मेरिट है सरनेम के अलावा, कोई बता दे, कोई बार बार पूछा जाता है उपलब्धि क्या है उनकी, आप बताइए। बार बार बीजेपी वाले सवाल पूछते, चलिए मैं आपसे उपलब्धि बताइए, राहुल गांधी कौन सा चुनाव जितवाया, उनकी उपलब्धि के लिए लड़ाई लड़ी? नहीं उपलब्धि मैम, उपलब्धि मेरिट आप भूल रहे हैं। एफर्ट नहीं मैम, एफर्ट नहीं हुआ था, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा था। आज किसानों की आवाज हो या बिल्किस बानो की आवाज हो या किसी पीड़ित की आवाज हो तो राहुल गांधी जी खड़े होते हैं। मोदी जी तो कह देते हैं 15 अगस्त को लाल किले से कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसकी बेटी के हत्यारों को छोड़ देते हैं। मैं फिर बोलूंगी, ये बार बार जो कहा जाता है ना कि कुछ लोग तो चले गए अपने स्वार्थ के लिए, चलिए ठीक है, चले गए ना। उन्होंने क्या किया वापस कांग्रेस को खड़ा करने के लिए? जब उनके पास राज्यसभा नहीं थी, मंत्रालय नहीं था, सब भाग गए। जब बुरा वक्त था, पार्टी को खड़ा करना चाहिए कि छोड़ के जाना चाहिए? राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी ली, अमन चोपड़ा जी, राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी ली बतौर अध्यक्ष और पार्टी पद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। आजाद साहब तो 2 बार यूपीए के मंत्री रहे, एक बार भी उन्होंने जिम्मेदारी ली या सिंधिया साहब ने कि हमने काम ठीक नहीं किया, हम जिम्मेदारी लेते हैं? परिवारवादी पार्टियों के लिए बड़ा मैसेज है अनुराग भदौरिया, गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, कि परिवारवादी पार्टियों के चंगुल से, मतलब परिवार से पार्टियों को मुक्त करना होगा, जो शायद शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में और यहाँ पर भी ये सिग्नल मिल रहा है कि परिवार से सारे नाराज है, सब छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है लोकतंत्र में ऐसी बात जो भी नेता करता है, समझो लोकतंत्र का अपमान करता है। लोकतंत्र में जनता चुनती है और जनता चुन के जिसको भेजती है वही यहाँ पे विधायक या एमपी बनता है। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, ये तो परिवारवाद की बात तो करते हैं
लेकिन जब इनको सत्ता बनानी होती है तो हरियाणा में जाके चौटाला परिवार को गले लगा लेंगे। बहुत अच्छे हैं चौटाला जी, आपसे अच्छा कोई नहीं, आइए सरकार बनाते हैं, मलाई लूटते हैं। उनसे मन नहीं भरता तो कश्मीर चले जाते हैं, पीडीपी के साथ जो अलगाववादी पार्टी बोली जाती है उनको आके गले लगा लेते हैं, आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, 3 साल तक मलाई लूटते हैं, तब उनको याद आता है। उससे ही मन नहीं भरता तो चले जाते हैं पंजाब। बादल साहब, क्या बात है बादल साहब, आपसे अच्छा कौन व्यक्ति है, कितना कुर्बानी आपने दी, आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, लूटते हैं, मिलकर सरकार बना लेते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र चले जाएंगे, महाराष्ट्र में आप शिवसेना के साथ सरकार बनाते हैं और शिवसेना को बोलते हैं आपसे ठाकरे साहब अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं, और जब आपका साथ छोड़ देते हैं तो आप परिवारवाद की बात करने लगते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जहां जाते हो परिवारवाद के साथ तो आप सरकार बना रहे हो लगातार, जब आपको सरकार बनानी होती है और जब सरकार आपकी नीतियों से वो नेता नाराज हो जाते हैं तो आप हल्ला मचाने लगते हो, परिवारवाद परिवारवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर किस परिवार से आते हैं, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, आपने उनको क्यों रखा हुआ है? राजनाथ सिंह का क्या परिवार नहीं है? और सिंधिया परिवार तो आपने राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक राजशाही लोग हैं, राजा लोग हैं, जिनको आप कहते थे राजाओं को हम अपने पार्टी में नहीं रखेंगे, और महाराज को आप गले लगाए घूम रहे हो, जो अपने आप को महाराज कहलाना पसंद करते हैं। कितनों का नाम बताएं आपको? कल्याण सिंह का परिवार, पूरा का पूरा परिवार पार्टी में आपने ले लिया। कितने परिवार गिनते घूमेंगे? कर्नाटका का आप चीफ मिनिस्टर, आपके परिवारवाद की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी में 11% ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी बात नहीं है, वो मुद्दा बनाना चाहते हैं नया नया। जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं असली नेता वही है इस देश के अंदर में जो महंगाई बेरोजगारी पे चिट्ठी लिखे, महंगाई बेरोजगारी के लिए खड़ा हो और बोले कि देश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। बिल्किस बानो जैसे उनकी बच्ची के साथ, मैं कह रहा हूं बच्ची ना हिंदू होती है ना मुस्लिम होती है, सुन लीजिए बीजेपी वालों, एक बच्ची जो लड़की होती है वो हिंदुस्तानी लड़की होती है, बच्ची हिंदुस्तानी है, उसके साथ अन्याय हुआ आप और वो अन्याय वाले छूट जाते हैं, उनकी फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है। ये हिंदुस्तान का अपमान होता है, हिंदुस्तान के संस्कार का अपमान है। लेकिन इसमें कोई चर्चा नहीं है, इसमें कोई चर्चा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। मुझे तकलीफ होती है, बेटी हमारी हो, आपकी हो, किसी की हो, बेटी हिंदुस्तान की है और उसको फूल माला फैलाने वालों को जेल में जगह होनी चाहिए। वो टॉपिक मैं आऊंगा, बस मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा था, आपकी पार्टी के लिए भी वेकअप कॉल है ये, मेरी परिवारवादी पार्टी, आपकी पार्टी के लिए भी वेकअप कॉल है, इसलिए मैं मेरे पार्टी के लिए वेकअप कॉल नहीं है, बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है कि 2024 में जाने वाली है। सुन लो बीजेपी वालों, ठीक है सर, आपने कांग्रेस को ला के छोटा सा ब्रेक, चली गई, सारे बीजेपी में जा रहे हैं अनुराग, कांग्रेस हो गई। मैंने अभी बताया आपको, सारे बीजेपी में 400 से ज्यादा बीजेपी में चले गए पिछले 7 सालों में, सारे बीजेपी में जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। अब पूरे देश आए गए चारों किसान पिछले 7 दिन से टापू पर फंसे हुए थे, जिसकी जानकारी जब सेना को मिली तो बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि रेस्क्यू से पहले सेना के कुछ जवानों ने पूरे हालात की जानकारी ली और उसके बाद किसानों को बचाने का काम शुरू हुआ। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती है। वहां पहले ही गंगा में पानी बढ़ने की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई राज्यों के बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। ये हालात संगम तट पर भी बने, जहां मौजूद हनुमान मंदिर की पहली मंजिल तक पानी का कब्जा दिखा। मंदिर तक जाने का रास्ता भी पानी में समा गया। प्रसाद की दुकानें तो पानी में कहीं गुम ही दिखी। गंगा का पानी जो है बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, लिहाजा मंदिर पूरी तरीके से बंद है। जिन सड़कों पर पहले कभी गाड़ियां दौड़ती थी, वहां नावें चलती दिखाई दी। और ये हालात केवल संगम तट पर ही नहीं बने, बल्कि प्रयागराज के कई निचले इलाकों में भी पानी ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इतने मुश्किल हालात हो गए कि वो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और यमुना नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से इन नदियों का पानी कई इलाकों में घुस गया। वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेने की नौबत आ गई। कई लोगों ने तो अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाना भी शुरू कर दिया और कई इसकी तैयारी में दिखे। सामान इकट्ठा करके रखे हैं, जैसे पानी आएगा लेकर घर को जाएंगे। अभी शहर की बिगड़ती तस्वीर को देखते हुए डीएम निचले इलाकों के दौरे पर निकले। उन्होंने भरोसा दिया कि इन हालात से लोगों को बाहर निकालने में उनकी मदद की जाएगी। हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालयों में शिफ्ट कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ चुकी है। प्रयागराज के कई दूसरे इलाकों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया और लोगों को अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के रायसेन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिले में बहने वाली नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। कई गांव तो टापू में ही तब्दील हो गए।
जिसके बाद बाढ़ में गिरे गांवों में प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। देखिए किस तरह सरकार की तरफ से जो जिला प्रशासन है यहाँ पर लगातार लोगों के खाने पीने के इंतजाम कर रहा है। बताया गया कि भारी बारिश से वहां बहने वाली बेतवा नदी में उफान आ गया। इलाके में मौजूद हलाली डैम का पानी भी ओवरफ्लो होकर गाँवों तक पहुँच गया, जिससे कई गाँव बाढ़ के पानी में डूब गए। जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गाँवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से आने जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। हलाली डैम से लगभग 35 गांव हैं और हम लोगों ने, प्रशासन ने भी पूरी 4 टीम बनाई है। कुछ इसी तरह के हालात भिंड के भी हैं। वहां भी कई गांव बाढ़ में गिरे हैं, जहां हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सामने आए वीडियो में कुछ लोग नदी के तेज बहाव के बीच फंसे दिखाई दिए, जिन्हें राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं एक दूसरे इलाके से आए वीडियो में जोरदार बारिश के बाद नदियों में आए उफान से कई एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के पढ़ रहे हैं। जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है, वहाँ सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है उसी की कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो भी अब हमारे साथ हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि इसको कश्मीर से भी जोड़ा जा रहा है कि कश्मीर में बैठक और इधर आज़ाद जी का इस्तीफा। आपका रिएक्शन पहले तो फारूक अब्दुल्ला जी, जो इस्तीफा हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया। आपका पहला रिएक्शन फारूक अब्दुल्ला जी? मेरा रिएक्शन तो ये है कि मुझे बेहद अफसोस है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने न सिर्फ कांग्रेस से इस्तीफा दिया मगर इसकी बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है, जिसमें इनने 50 साल से ज़्यादा मेहनत की है, काम किया है और वतन की मजबूती के लिए काम किया है। आज इनका इसको छोड़ना बहुत ही, मुझे बहुत दुख हुआ और गम हुआ कि इस वक्त जबकि इस जमात की ज़रूरत है देश को मजबूत करने के लिए, वो इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। मैंने उनकी वो चिट्ठी पढ़ी है, उसमें मैंने देखा कि जो न सिर्फ कांग्रेस के एक नेता थे बल्कि गांधी परिवार के, इंदिरा गांधी से लेकर आज तक एक जुड़े हुए थे इस खानदान के साथ, और इसको छोड़ना मैं समझता हूँ एक ज़रूर उनको भी मुश्किल हुई होगी कि ऐसा कदम उठाना, मगर उनने ये कदम उठाया है। जो मैंने उसकी चिट्ठी से देखा, उनने देखा कि जो वो कहते थे उस पर अमल नहीं होती थी और उनकी अब वो इज्जत नहीं रही थी जो पहले थी, और इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। आरोप ये लग रहे हैं कि कंट्रोल मोदी जी के पास कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। एक और शब्द उन्होंने बोला कि कांग्रेस के नेताओं ने कि गुलाम नबी आज़ाद मोडिफाइड हो गए हैं, मोडिफाइड हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जब ये राज्यसभा की मेंबरशिप इनकी ख़त्म होने वाली थी, उनने इनकी ज़बरदस्त तारीफ की, बल्कि आंसू भी आए उनकी आंखों में, क्योंकि इनके काम के लिए इन्होंने बेहद काम किया था। और राज्यसभा की मेंबरशिप में जबकि ये ऑपोजिशन के लीडर थे, इनने वतन के लिए काम किया और इसलिए मोदी जी ने इनकी तारीफ की। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें उससे ले लेना चाहिए क्योंकि मोदी जी ने उनकी तारीफ की इससे वो बीजेपी में जाएंगे, नहीं। मैं समझता हूँ गुलाम नबी साहब बहुत सुलझे हुए लीडर हैं और वो बहुत सोच के काम करेंगे, और मैंने सुना वो कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं। मुबारक हो उनको जो वो करना चाहेंगे, अभी तो हमें पता नहीं है, हम भी देख रहे हैं वो क्या करना चाहेंगे, मगर मैं ज़रूर इनसे और कांग्रेस के हाईकमांड से कहूँगा इसको फिर से देखना चाहिए कि इन नाराज़गियों को दूर करना है, क्योंकि ये एक लीडर नहीं है, वहाँ 23 लीडर हैं जो कांग्रेस से निकलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी चिंता है हम सबको और इसकी तरफ इनको चिंतन करना चाहिए
और इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो आप कह रहे हैं वो पार्टी भी बना सकता, मतलब इस तरह की चीजें हैं, खबरें। आप कश्मीर से जोड़कर क्या इस्तीफे को देख रहे हैं कि इधर कश्मीर को लेकर बैठक, उधर आजाद जी का इस्तीफा, वो पार्टी भी बना सकते हैं, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो इससे एनसी की प्रॉब्लम, परेशानी बढ़ेगी भाई आप लोगों की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अगर इनकी जमात सेक्युलर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली है और यहाँ पे जो नफरतें पैदा की जा रही हैं धर्मों में, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हमें कोई खतरा नहीं है, कोई भी खतरा नहीं। नहीं, इन दोनों में कोई आपको कोई संकेत मिलते हैं कि इधर कश्मीर की बैठक और उधर आज़ाद जी का इस्तीफा, कोई दोनों में कुछ लिंक है? कश्मीर को लेकर ये बीजेपी का आज़ाद प्लान है क्या? कोई फॉरवर्ड प्लानिंग है? कोई आज़ाद चेहरा बीजेपी का, कोई संकेत मिलते हैं क्या? इधर कश्मीर की बैठक, उधर आज़ाद जी का इस्तीफा। फारूक अब्दुल्ला जी, देखिए मुझे बड़ा अफसोस है, इनने ये कदम उस वक्त उठाया है जबकि मिसेस गांधी अमेरिका जा रही हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, तो इसको ज़रा रुकना चाहिए था जब तक ये वापस आ जाती। ये बहुत, मैं समझता हूँ उनके लिए भी बहुत गहरा सदमा होगा इनका जाना, क्योंकि ये परिवार के एक आदमी थे। अच्छा, आपको लगता है कि धोखा दिया है? वो सोनिया जी बाहर थी तो धोखा दिया है गुलाम नबी आज़ाद ने, आपको लग रहा है? ये वो छोटे लोग सोचने वाले हैं जो ये सोचते हैं उनने धोखा दिया है। अगर वो उसकी चिट्ठी पढ़े तो बड़े दुख से उनने ये जमात छोड़ी है, क्योंकि जिसने सारी जिंदगी इस जमात के लिए दी हो, उसके लिए इस जमात को छोड़ना कोई आसान नहीं था। ठीक है। और उसकी चिट्ठी से दिखता है कितना दर्द है उस चिट्ठी में। अगर ये मखौल समझते हैं उसको और इसको समझते हैं इसने धोखा दिया, वो लोग बहुत छोटी सोच के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता। आपने सर समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फारूक अब्दुल्ला जी। अब प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि राधिका खेड़ा आपसे भी सवाल था जो फारूक अब्दुल्ला ने अभी बोला, वो मैं लूँगा कि भाई दर्द तो चिट्ठी में झलक रहा है, हमको उसकी बात करनी चाहिए कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आसान तो उनके लिए भी नहीं रहा होगा इस्तीफा देना, फिर भी उन्होंने दिया। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला, हर जगह आपका लिंक कहाँ से आ जाता है? फारूक अब्दुल्ला भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मोडिफाइड रिमोट कंट्रोल, अनुराग भदौरिया भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपका लिंक हर जगह क्यों आ जाता है? कहीं सरकार गिरे तब आपका लिंक, कोई पार्टी छोड़े तब आपका लिंक, इनका काम ही है। प्रेम शुक्ला, देखिए हमारे पास एक अद्भुत नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में, और वो ऐसा अद्भुत नेतृत्व है कि उसके विरोधी भी चमत्कृत होकर उसके नेतृत्व को सहजता से स्वीकार करते हैं, और जो नहीं नेतृत्व स्वीकार करता वह भी उनका आदर करता है। आपको ध्यान होगा 2014 से पहले इस विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, वो वीजा नहीं देता था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और कांग्रेसियों के, कुछ सेकुलरों के कारण आज सबसे अधिक लोकप्रिय नेता, अगर कोई किसी देश का अमेरिका से, किसी नेता का अमेरिका के राष्ट्रपतियों से, चाहे वो बराक ओबामा रहे हों, चाहे उसके बाद जो सर राधिका कह रही है कि ईडी सीबीआई का डर भी हो सकता है, भाई डर दिखाया होगा, जो बाइडेन रहे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल रेटिंग जिसकी 75% आती हो, नहीं वो आकर्षण मोदी जी का आकर्षण से ज्यादा सीबीआई ईडी के डंडे का डर होगा। राधिका कह रही है वो भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है, देखिए क्या है कि जो भ्रष्ट होता है उसको हर कोई भ्रष्ट लगता है। अच्छा, आप मुझे बताइए ना कि कपिल सिब्बल क्या ईडी की नोटिस के डर के मारे इनकी पार्टी छोड़ के भाग गए? ये ऐसा कहना चाह रही? जयंती नटराजन को ईडी आईटी की कौन सी नोटिस गई थी, जरा ये निकाल कर बता देंगे। तो इनकी पार्टी छोड़ के सुनील जाखड़ चले गए, ईडी आईटी कौन सी नोटिस थी, जरा निकाल के बता दीजिए। इनकी पार्टी छोड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, और पार्टी छोड़कर गए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है मुख्यमंत्री से बड़ा पद तो कोई नहीं दे सकता था ना, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ईडी आईटी की कौन सी नोटिस है? आपके यहां से रोज एक नेता जो है राहुल गांधी की जो नेतृत्वहीनता है उसकी निंदा करते हुए कि भाई आपके बॉडीगार्ड, आपके जो साइकोफेंट दरबारी हैं, उनसे वो परेशान होकर अगर कोई जा रहा है, उसके बाद भी इनको लगता है कि सारा दोष मोदी का है, तो ये मोदी के गीत गाते रहे, उनके विरुद्ध सियापा करते रहे। इनका अपना जो है पतन 2014 से लेकर 2022 में कहां तक हुआ है, ये जो मुद्दा है आदरणीय गुलाम नबी आजाद ने उठाया, जरूरी सवाल है ये, जो उनका बिंदुवार उत्तर उनके पास नहीं है। ये जो अभी सवाल उठाया राधिका खेड़ा, जो अभी भी
परिवार को दोष ना देकर मोदी को दोष दे रहे हैं, उन्हीं के लिए अनुभवहीन चाटुकार शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गुलाम नबी आजाद ने कि इन्हीं अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली की वजह से मैं छोड़ रहा हूं, जिनको दिख ही नहीं रहा है कि खतरा कहां है, वो क्या उन्हीं की तरफ इशारा कर रही है? अनुभवहीन चाटुकार कौन कौन है आपके हिसाब से कांग्रेस में जिनकी तरफ आजाद जी ने इशारा किया? राधिका खेड़ा। फिर सर राधिका खेड़ा तक थोड़ा कनेक्शन का इशू है, मैं दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अजय आलोक का कमेंट मैं आपका ले रहा हूं। अजय आलोक, ये फिर वही अभी भी मोदी को दोष देना। अच्छा, आवाज आ गई। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट। बोलिए बोलिए, मर गए। बोलिए बोलिए राधिका, बोलिए, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू बोलिए। मैं कह रही थी कि जब गोधरा हुआ, गोधरा से लेकर आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी थे और अब प्रधानमंत्री भी बन गए, कभी एक आंसू आपने गोधरा के विक्टिम्स के लिए उनकी आंखों में देखा? कभी रोए हो? उनके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई, उन्हीं के प्रदेश के उन्हीं के लोग मरे, चाहे रीजन जो भी हो, जिसने जिसको मारा, लेकिन मारा तो था। नहीं, बोलना नहीं चाहिए। मैं माफी के साथ 56 कार सेवकों के लिए कौन रोया, जिन्हें ट्रेन में भून दिया गया? 56 कार सेवक, उनके लिए कौन रोया? राधिका जी, 56 कार सेवकों के लिए रोए क्या? गोधरा, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना? नहीं तो कार सेवकों के लिए कोई रोया? एक आंसू निकला अपने गुजरात के लोगों के लिए? आज बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसकी बेटी के कातिलों को उनकी सरकार छोड़ देती है, वो वहां पे बैठ के 15 अगस्त में लाल किले से भाषण तो दे देते हैं, एक आंसू निकला? गांधी जी के नाम पे वो हर योजना चलाते हैं, गांधी जी का नाम बार बार लेते हैं, उनकी सांसद गांधी जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करती है, नथुराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगाती है। क्या मोदी जी की आंखों से एक आंसू निकला? लेकिन आजाद साहब के लिए आंसू निकल गए। कुछ तो कहानी होगी। सवाल ये है, अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली में कौन कौन है? नाम बता दीजिए। जो गुलाम नबी आजाद का महत्व है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसी तो आंसू नहीं बहाए होंगे। जो गुलाम नबी आजाद ने कहा अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली पार्टी चला रही है, अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली में कौन कौन है? किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन है राहुल गांधी के इर्द गिर्द? ये तो वही जानेंगे जब ये 7 साल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के थे, तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ अमन जी, ये सब तो तब भी वो उनके हिसाब से हो रहा था ना। इतने सालों से उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? छोड़ देते ना, तब क्यों नहीं ये चिट्ठी लिखी? जब सोनिया जी बीमार होती है, वो बाहर गई, वेट करते ना, आके बात करते। अगर इतना कुछ दिया है इंदिरा जी, राहुल जी, इस पर नहीं बात होगी कि 50 में से 40 चुनाव क्यों हार गए? सोनिया जी के समय में इतना कुछ मिला है, उनके आरोपों पर बात नहीं होगी। ह्यूमैनिटी होती है ना, जब कोई बीमार होता है परिवार, 50 में से 40 चुनाव क्यों हार गए? एक ऐसे नेता को पार्टी के शीर्ष पर क्यों बिठाया गया जो गंभीर नहीं है? बीमार है तो क्या करा उन्होंने? अजय आलोक, मैं फिर उसी सवाल पर जा रहा हूं। हमको ये लग रहा है बार बार अभी भी कांग्रेस वो जो आरोप है उस पर ना बात करके सारी तोहमत उन्हीं पर लगाई जा रही है। वो जो कह रहे हैं पार्टी के शीर्ष पर ऐसा आदमी थोपा गया जो गंभीर नहीं है, पार्टी के अहम फैसले राहुल गांधी के चाटुकार मंडली ले रही है, अनुभव नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, उस पर नहीं बात होनी चाहिए क्या? क्योंकि ये लिस्ट अभी और लंबी होती जा रही है, क्योंकि अभी भी एलिफेंट इन द रूम वो दिख नहीं रहा शायद कांग्रेस को। अजय आलोक भाई, एलिफेंट इन द रूम कांग्रेस पार्टी को मत बोलिए। कांग्रेस पार्टी के सब लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन बोलने की जो हिम्मत करेगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, वो अपना रास्ता ले लेगा। कांग्रेस पार्टी में अभी वही रह सकता है जो परिवार की चाटुकारिता में लगा रहे, अहम ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो करता रहे। जैसे समाजवादी पार्टी में वही रहेगा जो अखिलेश जी की चमचागिरी करेगा, नहीं तो बाहर जाएगा, जैसे शिवपाल चाचा बाहर गए। अनुराग को दिखा, उसी तरह गुलाम नबी भी गए, उसमें क्या दिक्कत है? और दोनों के सुर एक हो जाएंगे। देखिए कितना जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था राजधानी एक्सप्रेस की तरह, आजकल चालू हो गए। सच्चाई है कि इन लोगों को सच्चाई सुनने का मन नहीं करता, तो हम कौन होते हैं सच्चाई सुनाने वाले? गडकरी जी आउट, हम कौन होते हैं सच्चाई सुनाने वाले? बोलते रहिए, तो क्या बोलते रहिए, करते रहिए। ये देखिए, बोलते रहिए, करते रहिए, कोई फायदा नहीं है। आप राष्ट्र की बात बोलते रहिए, आप देश की जनता के भले की बात कीजिए, जिसके लिए आपको चुना गया है, यही परिवारवाद चौपट कर देगा। अनुराग, अलायंस भी छोड़ के भाग रहे हैं, अपने लोग वो ये कह रहे हैं कि जो परिवार का नहीं वो पार्टी के किसी काम का नहीं, ये आप में और यही कांग्रेस में, जो अखिलेश का नहीं वो समाजवादी पार्टी के काम का नहीं, जो परिवार का नहीं वो पार्टी के काम का नहीं। ये उनको बोलने तो दीजिए भाई, बोलने दो। ये कोई, अरे मैं तय करूंगा ना, ये क्या बात होती है भाई? गडकरी की बात होती है तो आप चिल्लाने लगे, समाजवादी का कार्यालय थोड़ी ना। गडकरी जी को जरा बता दीजिए, कहां निकाल दिया गया? अरे भैया उनकी छुट्टी, कहां छुट्टी? मंत्री अखिलेश एक कदम और आगे ये बोल दिया
सिर्फ इस बात पर उन्होंने अखिलेश बोल दिया जी कि एक कदम और आगे हैं। राजनीति में सत्ता पाने के लिए राजनीति हो गई है, अखिलेश जी अब एक राजनीति कदम से और मन आगे हैं, भरने लगा है, जी। तो उनकी छुट्टी। अखिलेश जी एक कदम और आगे, उन्होंने पिताजी को भी छोड़ दिया। अजय आलोक चाचा तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने पिता को भी छोड़ दिया। जनता की बात करो ना, आपको पार्टी के, मैं कह रहा हूं अखिलेश जी इसमें बिरला है, उन्होंने सिर्फ चाचा को नहीं छोड़ा, उन्होंने पिताजी को भी छोड़ दिया। दूध की कीमत बढ़ाते रहते हो, कुछ अलग, रोज पेट्रोल ये अलग श्रेणी है, उसकी चिंता नहीं करोगे, समाजवादी की चिंता करोगे, ये अलग श्रेणी है, कांग्रेस की चिंता करोगे, ये देखिए कहां चलेगा, जनता की चिंता समाजवादी नहीं परिवारवादी बोलिए, अनुराग समाजवादी करके समाज लोहिया का अपमान मत कीजिए। क्यों डर रहे हैं अजय आलोक से? बोलने तो दीजिए, किसकी चापलूसी कर रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं अजय आलोक से? बोलने तो दीजिए भाई उनको। अच्छा अजय आलोक जी वो ऐसा क्या खोल देंगे आपका खुलासा? आप तो इतना डर रहे हैं। आलोक जी से पूछो कि वो किसकी चापलूसी कर रहे हैं, सवाल इतना क्यों डर रहे हैं अजय आलोक से भाई? बोलने तो दीजिए, चापलूसी में बिजी है, बोलने तो फायदा पता ही नहीं चल रहा है। चलिए अब एक मिनट बोलने देते हैं, ऑडियो स्टूडियो का फायदा। हाँ मैं इसीलिए स्टूडियो में हरा कुर्ता सुनिए। हाँ प्लीज एक एक करके, हाँ एक एक करके प्लीज अनुराग आराम से बोलिए। हरा कुर्ता जी को कहिए, हरा कुर्ता जी को कहिए बार बार अपने आप को समाजवादी न बोलें। हरा कुर्ता जी को बोलिए कि बार बार अपने आप को समाजवादी न बोलें, क्योंकि समाजवाद की परिभाषा 1977 के बाद बदल गई, कर्पूरी ठाकुर जी के मरने के बाद बदल गई, ये परिवारवाद हो गया। जनता दल यू टूट के मुलायम सिंह ने बनाई सपा, वो सपा नहीं था, वो मप्पा था, मुलायम सिंह पार्टी। उसी तरह लालू यादव ने बनाई आरजेडी, वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं, वो लालू दल था। उसी तरह कांग्रेस पार्टी हमेशा से गांधी परिवार रहा। तो अपने आप को कृपया करके समाजवादी बुला के लोहिया जी का अपमान न करें, बोलिए परिवारवादी। जनता चुनती है ना, चुन रहा भाई जनता कहाँ चुना? जनता ही तो चुनती है। कहाँ चुन रही है? पार्टी के अध्यक्ष बताइए। नहीं चुन रही है ना, अब अपोजिशन में बैठे आप तो नहीं चुन रही है ना, तब तो अपोजिशन लीडर है, ठीक है। हमारे 38% वोट आए, 22-38% पे पहुंच गए, आप 46-41% पे आ गए। थोड़ी सरकार बनने बिगड़ने से थोड़ी किसी के आप उठाने लग जाओगे। अरे वोट तो बढ़ा है ना, वोट बैंक तो बढ़ा है ना। एक मिनट, आपको नहीं लगता है कि ये कोई मैसेज है परिवारवादी पार्टी के लिए? आपका सवाल तब लूंगा ना अनुराग, आप हरे के बीच में बोलेंगे, वो आपके बीच में बोलेंगे, ऐसा नहीं होता ना, टाइम वेस्ट होता है। प्रेम शुक्ला के पास भी जाना, ऐसे मत करा करिए आप प्लीज, ऐसा मत करा करिए। तो व्यक्तिगत नहीं कोई व्यक्तिगत नहीं, हरा कुर्ता, नीला कुर्ता, पीला कुर्ता, ये क्या राग है? प्रेम शुक्ला के पास जाना है, चलिए अब पहनते हैं ना, इसमें शान से बोलिए, पहनता हूं भाई हरा कुर्ता, क्या बुराई है? मन हरा रहे, तन हरा रहे, सोच हरी रहे, कम से कम अजय आलोक कंप्लीट करने दीजिए, टाइम वेस्ट होता है इससे। देखिए आपके पास भी आना है। भादों का हरा हरा, सावन का हरा हरा सुना था अजय आलोक, भादों का हरा हरा। चलिए अजय आलोक कंप्लीट कर लीजिए। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी, अनुराग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूं। मैं हरा कुर्ता बोलता हूं, तुमको खुशी होती है क्योंकि देश ने हरा कुर्ता बुलाने लगा है, एक नाम तो मिला। कैसे अखिलेश जी को मैं अखिलेश चचा बुलाता हूं, सब कोई चचा कहने लगे, तो अनुराग जी को नाम मिला हरा कुर्ता, इसमें व्यक्तिगत होने की क्या जरूरत है? आपको नाम मिले। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि समाजवाद को मत जोड़िए, समाजवादी अपने आप को मत कहिए, ठीक। लोहिया जी का अपमान होता है बस। अच्छा मेरा एक सवाल है जो मैंने अनुराग से पूछा था अजय आलोक, क्या ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स परिवारवादी पार्टियों के लिए वेकअप कॉल है? गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा महाराष्ट्र के एपिसोड के बाद भी जो शिंदे ने भी परिवार से शिवसेना निकल गई, यहां पर भी ये लगभग उसी तरह के संकेत है कि परिवार के चक्कर में पूरी पार्टी जा रही है। क्या ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लिए कोई मैसेज है, आपको लगता है? क्या वेकअप कॉल है? ये मेरा सवाल है। फिर अनुराग का बोलिएगा अजय आलोक। अरे आप क्यों वेकअप कॉल दे रहे हैं? चलने दीजिए ना ऐसे अरे अमन जी, आप क्यों वेकअप कॉल दे रहे हैं इन लोग को? ऐसे ही चलने दीजिए, 4-5 साल में सब निपट जाएंगे जितने परिवारवादी हैं। जनता का मूड बदल रहा है, देश बदल रहा है, अपने आप परिवारवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप वेकअप कॉल दे दे कि इनको जगाइए मत, नहीं तो ये परिवार से कहीं निकल के लोकतांत्रिक बन गए तो हो गया, फिर देश का बंटाधार और होने लगेगा, फिर छदम परिवारवाद चलेगा। क्या ऐसा जैसे चल रहा है चलने दीजिए, 3-4 साल में सब निपट जाएगा। अनुराग क्या है कि जो परिवार का नहीं वो पार्टी के किसी काम का नहीं। अच्छा, इसी ये कांग्रेस में भी और ये आप में भी शायद, आप लोगों में भी शायद ये है जो अभी अजय आलोक कह रहे हैं। हाँ, वो क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े दौड़े दौड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे और महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तो उन्होंने किसको बनाया? सिंधे को चीफ मिनिस्टर बनाया। सिंधे के बेटे लोकसभा में क्या है, सदस्य हैं कि नहीं? तो आप परिवारवाद की बात करोगे लेकिन चीफ मिनिस्टर उसको बनाओगे जिसका बेटा भी लोकसभा में है, मतलब आप फिर परिवारवाद। ये बीजेपी क्या है ना, जहां सत्ता पाना होता है वहां नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि देश में परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र है, यह जनता चुन के भेजती है। क्योंकि पार्टी को वही चला सकता है जिसकी पॉपुलरिटी होगी, जिसको जनता चुनेगी, जिसका अपना पार्टी, जिसका जनता के बीच में वर्चस्व होगा। ये अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है। इसलिए आप लोग हार रहे हैं। अरे हार रहे कि जीत रहे हैं? कब हारे भाई? ये चुनाव में किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी 38% किसकी सरकार? सर, समाजवादी पार्टी 38% वोट पे पहुंच
गई 22%। चलिए आप जीत से खुश रहिए फिर, ये अच्छा है। जीत है। चलिए आप इसी जीत में खुश रहिए, ये भी अच्छा है भाई। चुनाव होगा, प्रेम शुक्ला जी के लिए अच्छा है, दिखाई देती है। कमाल है भाई, आप इसी जीत से खुश हैं। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन जनता में आपकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, जनता में पकड़ होनी चाहिए, उसको नेता बोलते हैं। चलिए अब प्रेम शुक्ला, ऐसे वाले पहलवान हैं, खुश है ये इसी जीत में समझते हैं जीत है। प्रेम शुक्ला ये इसी जीत में खुश है भाई, यही संतुष्टि है। प्रेम शुक्ला नहीं, ऐसे ही संतुष्ट रहें आप, और इस तरह हरा कुर्ता पहन के हरे भरे रहे अनुराग जी, आपसे यही अपेक्षा है और बहुत सारी शुभकामना है। आदरणीय अखिलेश जी इसी तरह से वातानुकूलित कक्ष में लोहिया जी की तस्वीर लगाकर कहीं झोपड़ी बैठे एकदम से जो यादववाद से भी मुक्त हो गए, अखिलेशवाद पर। अच्छा बताइए प्रेम शुक्ला जी, कम से कम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी यादववाद को लिए हुए थे, लेकिन अखिलेश सिंह बीजेपी वाले करते हैं कि सुनने वाले हंस रहे होंगे, सिर्फ डिंपलवाद और अखिलेशवाद छप्पर के नीचे बैठे हुए हो और चारों तरफ गर्मी फैली हुई है, गर्मी होती तो पसीना निकल रहा होता। आप भी ऐसी कमरे में बैठे हुए, सब क्या मतलब है? ऐसा करते हैं, मैंने एक सवाल पूछा था अभी राधिका खेड़ा से, मैं डिबेट में वापस आ रहा हूँ, पर्सनल ना होते हुए। जो राधिका खेड़ा से जो सवाल पूछा था वही मैं प्रेम शुक्ला से पूछ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला छोड़ दीजिए ना, पर्सनल नहीं होते हैं। जो राधिका जी से सवाल पूछा था वही प्रेम शुक्ला आपसे, परिवार पहले या पार्टी? जी नहीं, हमारे लिए तो पहले देश है, पहले देश फिर पार्टी फिर व्यक्ति, और हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है, मां भारती के सारे पुत्र हमारे भाई हैं। मेरा पुत्र ही जो है वो दुर्योधन को ही हम सत्ता सौंपेंगे, ये धृतराष्ट्र की वृत्ति जो है ये भारत राष्ट्र नहीं स्वीकारता, उस पर महाभारत होता है, ये तय है। लेकिन अगर योग्य है तो पांडु का पुत्र अर्जुन या युधिष्ठिर अगर योग्य है तो योग्यता के आधार पर बनेगा वो। क्या बात अब आप परिवारवाद की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र भी राजनीति में आए, लेकिन वो परिवारवाद था क्या? सरदार पटेल के पुत्र भी राजनीति में आए, परिवारवाद था क्या? लेकिन चूंकि आप राहुल गांधी हैं, चूंकि श्रीमती सोनिया गांधी के कोख से उत्पन्न हुए श्रीमान राजीव गांधी के आप पुत्र हैं, इसलिए सारे योग्य लोगों को कुचलकर आप पूरी पार्टी डुबा देंगे, लेकिन आप ही जो हैं अध्यक्ष रहेंगे। अगर किसी ने अपना नाम ले लिया अध्यक्ष बनने का तो वो पार्टी में रह नहीं सकता। अगर उसको अपनी बात भी रखनी होगी तो पार्टी से त्याग पत्र देकर पत्राचार करना होगा। आपने ऐसा मुसोलिनी का फांसीवाद जो कांग्रेस में लाया है, उसके बाद आप क्या बहस करना चाहते हैं? आप तर्क, आपसे पूछा कुछ, जा कहते कुछ है। जिन बिंदुओं पर बात की है गुलाम नबी आजाद जी ने, क्या उनका आपके पास बिंदुवार उत्तर है? क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में 2013 से सतत चुनाव हार रही है, लेकिन राहुल गांधी चुनाव हारने के कारण है उसका मीमांसा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आपके अधिकांश नेता आपकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और वो कुछ कहते हैं तो आपकी स्थिति यह है कि गुलाम नबी आजाद बीमार व्यक्ति, उनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है और उनके साथ अभद्रता की जाती है। अब उस अभद्रता का कपिल सिब्बल जो आपके वकील हैं, नेशनल हेराल्ड केस में 420 की केस में वकालतनामा दायर करने वाला कहता है कि साहब हमको एक बार विमर्श करना है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करना, उसके घर पर हमला करा दिया जाता है। आप फांसीवाद नहीं तो क्या ये गांधीवाद है? कांग्रेस से यह अपेक्षा थी साहब, मुसोलिनी के परिवार के लोग जो हैं यही सब करेंगे। अच्छा ठीक है, गांधीवाद का आवरण पहनकर फांसीवाद करने पर जो आमादा लोग हैं, उन्होंने एक कांग्रेस नाम की पार्टी को गर्त में फेंक दिया है, और अगर किसी ने कह दिया कि आपने गर्त में फेंक दिया, उसको डुबाने पर आमादा हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है, उसकी लिंचिंग करना चाहते हैं। राधिका जी ये कहा जा रहा है, लोग देख रहे हैं आपकी दुर्दशा। सरनेम के अलावा क्या मेरिट है? सरनेम के अलावा क्या उपलब्धि? ये बार बार, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से काबिल नेता नहीं है? क्या बहुत काबिल नेता होंगे, आप भी जानती हैं, बहुत सीनियर हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, लेकिन एकाधिकार पार्टी पर, परिवार का, उस वजह से नुकसान हो रहा है क्या? शायद। राधिका जी देखिए, तीन चीजें यहाँ पे भाजपा के पहले दूसरी पार्टी में थे। मैं ये मानती हूँ अमन जी, जो बार बार पार्टी बदलते हैं वो किसी विचारधारा के नहीं होते। कोई काम नौकरी बदलता है वो अलग बात होती है, लेकिन अगर हम किसी पार्टी में या अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो हम एक आइडियोलॉजी के साथ होते हैं, और जो बार बार कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं वो आइडियोलॉजी विहीन होते हैं। और एक ऐसे मित्र हमारे बैठे हुए हैं
और वो चीजें उन्होंने गिनवाई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश पहले है। बहुत अच्छी बात है, भाजपा के लिए देश पहले। देश पहले है तो यहाँ पे भाजपा के बैठे प्रवक्ता बिल्किस बानो के लिए इंसाफ की गुहार करेंगे प्रधानमंत्री जी से? नहीं करेंगे, बहुत दावे से कह रही हूँ। अगर देश पहले है तो महंगाई के ऊपर आप लोग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देश पहले है तो ये तब भी नहीं बोलेंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। आज इनको सबसे मजेदार बात ये है कि आज इनको कपिल सिब्बल का दर्द दिखाई दे रहा है। आज इनको आजाद साहब का दर्द दिखाई दे रहा है। वही कपिल सिब्बल जिनको ये हमारी गारंटी है सोचते थे कि नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है, ये लोग वही गुलाम नबी आजाद जिनके बहुत आलोचना करी। आज दर्द हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यर्थ में नहीं थे शांत रहिए ना, शांत रहिए ना। अच्छा अच्छी लग रही है, नदी बहेगी, वो नरसंहार अच्छा लगता है। तीसरी चीज अध्यक्ष राधिका बोलिए। राधिका ये पता नहीं क्यों बीच में चिल्लाते हैं। बात खत्म राधिका को बोलने देते हैं। प्रेम शुक्ला जी प्रेम से डिबेट कर लेते हैं। अनाप शनाप जहरीली चीजें सब इनकी सुनते रहे, पर दूसरा इंसान बोले बीच में काय काय करे। मैं फिर बताती हूँ, अध्यक्ष पद की बात हुई। एक एक करके बोलिए राधिका जी। अध्यक्ष पद की बात हुई। अब अध्यक्ष पद कौन लड़ सकता है? मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष को चुना जाता है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर, कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। ओपन फोरम होता है। जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है। सोनिया जी भी चुनाव लड़ी थी और उनके खिलाफ जितिन प्रसाद जी के पिताजी भी लड़े थे और सचिन पायलट जी के भी। उसके बाद वो दोनों मंत्री रहे यूपीए में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप पार्टी से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद राहुल जी चुनाव लड़े, सारे चैनल्स ने कवर किया। यहां पे मैं फिर पूछती हूं भाजपा के प्रवक्ता से, बताए नितिन गडकरी हो, जेपी नड्डा हो या अमित शाह साहब हो, किसके खिलाफ चुनाव लड़े, कितनी वोट मिली, कौन कौन उनके खिलाफ लड़ा, कब लड़ा, कहां चुनाव हुआ? एक भी नहीं बता पाएगा। गिनवाते ये लोग बंगारू, लक्ष्मण और पता नहीं कौन कौन से अपने अध्यक्ष गिनवाते। तो कुछ बताया नहीं जा सकता। एक भी बता दे जो कोई चुनाव लड़के इलेक्ट हुआ हो। एक दिन चिट्ठी आती है, आरएसएस के मुखिया वो चिट्ठी भेज देते हैं और अध्यक्ष पद इनके ऊपर भेज दिया जाता है। कौन से कार्यकर्ता ने चुना था नड्डा साहब को या शाह साहब को, और कौन उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था? आज देश को बता के जाए। तो भाजपा का संविधान तो आप पढ़ना दूर की बात है। प्रेम शुक्ला जी आप बोलिए। अब एक एक करके वो अब उनका कंप्लीट हुई बात, अब आप बोलिए प्रेम शुक्ला। देखिए दो प्रमुख बिंदु हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में निर्वाचन अत्यंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है और कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी कैसे सीताराम केसरी की धोती खोलकर अध्यक्ष बनाई गई थी, यह हर कोई जानता है। जितेंद्र प्रसाद जी किस तरह से अपमानित किए गए, यह भी हर कोई जानता है। शरद पवार की क्या दुर्दशा हुई, यह भी हर कोई जानता है। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का उदाहरण मैंने दे दिया आपको। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली लोकतांत्रिक निर्वाचन और एकदम पारदर्शी प्रक्रिया कांग्रेस में करने वाले। अभी गुलाम नबी आजाद का पत्र में यही बिंदु है कि आप जो हैं जो चुनाव भी करवा रहे हैं वह चुनाव भी लिस्ट बॉडीगार्ड और पीए दे रहा है और साइन करना पड़ रहा है उस पत्र में भी। आप पत्र भी आपने पढ़ने की गलती नहीं की। आपको जब कांग्रेस का यह इतिहास नहीं पता है कि श्रीमान गुलाम नबी आजाद को वाशिम से चुनाव इंदिरा जी ने लड़ा था, राजीव जी ने लड़ा, तो आप कांग्रेस जानती नहीं है। कांग्रेस में पद प्राप्त करके प्रवक्ता हो जाना और कांग्रेस को जानना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो कृपा करके जो कांग्रेस को नहीं जानते हैं वो कांग्रेस पर जब निर्णय लेते हैं तो क्या दुष्परिणाम होता है? गुलाम नबी आजाद उस पत्र में कह रहे हैं। श्रीमान गुलाम नबी आजाद का जो 5 पृष्ठों का पत्र है उसमें यही वर्णन वो कर रहे हैं कि चाटुकारों ने जो कांग्रेस को जानते नहीं है, जो अहंकार से चूर है, जो 49 चुनाव से 39 हरवा चुके हैं, जिनकी कृपा से सिर्फ 2 राज्य शेष बचे हैं, वो कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह से डुबा रहे हैं। कांग्रेस की लुटिया डुबाने का यह जो दुष्कर्म है उसको मैं मौन होकर नहीं सह सकता, यही कहते हुए जा रहे हो और आप सिद्ध कर रही हैं राधिका जी। राधिका जी आपको कांग्रेस नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि फिरोज शाह मेहता 1906 में जो है फिरोज शाह मेहता समर्थकों में और जो है तिलक समर्थकों में भी मारपीट हुई थी। कांग्रेस के इतिहास आप क्या जाने? आप फिरोज शाह मेहता के नाम नहीं जानती होंगी।
अध्यक्ष चुन के आया, कौन चुनाव लड़ा? मुझे वाइंड अप करना है। अब चर्चा इसी के बाद। अच्छा चलिए, सारे अध्यक्ष चुनकर आए 1980 से लेके 2022 तक सारे निर्वाचित। सवाल है, जवाब दे दीजिए भाई। प्रेम शुक्ला सवाल का जवाब। ज्ञान है आपका, जवाब पढ़ती लिखती नहीं है तो मैं क्या करूं? देश का है। हाँ एक मिनट, अभी देशभक्त आदमी आ रहा हूँ। रुक जाइए। सुनो, देश की बात तो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कभी देश की बात नहीं करेगी। ये व्यक्तिगत बातों में विश्वास रखती है। उनको लगता है लोगों की व्यक्तिगत बातें करो, व्यक्तिगत टिप्पणी करो, दूसरे की पार्टी की बात करो, देश की नहीं। देश के चुनाव उसके बारे में नहीं। कैसे महंगाई कम करें, कैसे पेट्रोल की कीमत कम करें, कैसे महिलाओं का सम्मान बचे, कैसे आगे बढ़े, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हम देश को कैसे आगे ले जाएं, इस पे चर्चा कभी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। उसको चर्चा ये करनी है कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, आपके लिए भी वरदान है, इसलिए आप कुछ नहीं खिलाफ बोलते। राहुल जी का नेतृत्व आपके लिए भी वरदान है, इसलिए आप भी कुछ खिलाफ नहीं बोलते। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया, अजय आलोक, राधिका खेड़ा आपका और प्रेम शुक्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात।